हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर। साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। भारत माता की। मुझे लग रहा है आप सब लोग जो है आज सुन सुन के परेशान हो गए होंगे। क्यों भाई बलवीर? नहीं, थोड़ा बहुत सुस्ती तो आई गई है। क्यों सुबोध भाई? एक तो खाना भी खा लिया, फिर सवेरे से आज हमारे अध्यक्ष जी का आप सब लोगों ने शुरू में इतना ओजस्वी उद्बोधन सुना और उसके बाद लगातार चल रहा है, तो अब उसी कड़ी में मैं भी आ गया हूँ। तो एक बार मेरे साथ सब नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सभी कार्यकर्ता भाई बहनों की, सभी कार्यकर्ता भाई बहनों की मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में हम सब लोगों ने एक ऐतिहासिक विजय यहाँ प्राप्त की, आदरणीय मदन कौशिक जी। और अभी आप जिनको सुन रहे थे, उत्तराखंड और पंजाब दो राज्यों के प्रभारी के नाते लगातार उन्होंने उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश में भी समय दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, और जिन्होंने बहुत मैं कहूँ सारगर्भित, और उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया यहाँ, केवल हमसे बात करी। उत्तर प्रदेश यहीं लखीमपुर से हमारी सांसद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे प्रांत की सह प्रभारी, और पूरे चुनाव में और चुनाव से पहले और अभी जो चुनाव हुआ उस चुनाव में तो उन्होंने गली गली जाकर, पहाड़ों में एक एक जगह जाकर काम किया। आदरणीय रेखा वर्मा जी, और हमारे जो केवल और केवल संगठन का ही काम करते हैं और संगठन के बारे में ही सोचते हैं, और लगातार हमेशा प्रवास में रहते हैं हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, और मंच के सामने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, मेरे बड़े भाई। और मैं सच कहूँ तो उनके बाद मुझे ये मुख्य सेवक वाला काम मिला, एक ये संजोग था। वैसे उन्होंने हमेशा एक बड़े भाई के नाते मेरा मार्गदर्शन किया है। जब मैं छात्र संघ के चुनाव लड़ने की तैयारी में था, विद्यार्थी परिषद में था, हमेशा, और आज भी आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, और सामने बैठे हुए राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, लोकसभा के सांसद अजय टमटा जी, मंत्रिमंडल के हमारे सभी सहयोगी गण, मैं सबका नाम लूँगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है महाराज जी। और हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय बिसंदा और आदरणीय बंशीधर भगत जी, और हमारे सभी पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी गण, सभी सांसद गण, सभी विधायक गण, सभी इस कार्य समिति के सभी सम्मानित सदस्य भाइयों एवं बहनों, मैं सर्वप्रथम तो आप सबकी कर्मठता के कारण राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको बहुत बधाई देता हूं। ये आप सभी की मेहनत का ही फल है कि हमने इस बार चुनाव में दो बार इतिहास बनाया।
पहले जैसा अभी मेरे से पहले वाले सभी वक्ताओं ने कहा कि जितने भी यहाँ पर 4 आम चुनाव हुए राज्य बनने के बाद, 4 आम चुनावों में हर बार ये होता था, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती थी, एक बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती थी और हर बार ये क्रम दोहराया जाता था। और इस बार भी बहुत लोगों में संशय था। यहाँ से बोलते समय आदरणीय नरेश जी कह रहे थे, मैं सच बताऊं तो आपने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है और आपकी एक एक बात हमको ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए एक शिक्षा है और इस शिक्षा को मैंने ग्रहण किया है और मैंने देखा है कि किस प्रकार का वातावरण था और आप सब लोगों ने भी देखा होगा। जब हम चुनाव में जा रहे थे तो किस प्रकार की स्थिति थी और कैसा शुरू में वातावरण था। हम लोग कितनी कठिन परिस्थितियों में चुनाव में गए हैं और आप सबकी मेहनत के कारण से पहले हमने राज्य में एक मिथक तोड़ा और 2/3 बहुमत की प्रचंड बहुमत की सरकार हम आप सब लोगों ने प्रदेश के अंदर बनाई और फिर चंपावत की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी पर, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर फिर से भरोसा दोहराया और ऐतिहासिक, और मैं सच कहूं तो मुझे भी जब पूछा जा रहा था ऊपर से तो मैं ये कह रहा था कि 85 से 90% तक वोट मिल सकते हैं और जब ये 93% और 94% तक पहुंच गया तो निश्चित रूप से मैं उसके लिए आप सब कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही परिणाम इसको मानता हूं कि आप सबकी जो कार्यकर्ता सीधे सीधे वहां लगे हुए थे वो तो काम कर ही रहे थे, लेकिन जो लोग वहां पहुंच नहीं पाए क्योंकि संगठन की ऐसी व्यवस्था थी, इस बार हमारी रेखा दीदी ने, आदरणीय दुष्यंत जी ने और ऊपर से हमारे महामंत्री संगठन संतोष जी ने और अजय जी के द्वारा जो संचालित हो रहा था, तो सबको कहा गया था कि इस बार जो है चुनाव में सबको कहा जा रहा था कि इस बार चुनाव में आप लोग वहीं से अपनी शुभकामनाएं दे दीजिए। गर्मी भी बहुत थी नीचे के टाइम पे, क्यों प्रेम भाई आप तो गए थे, और चंदन रामदास जी, रेखा जी, हमारे गणेश जोशी जी, लगातार अजय टमटा जी और कैलाश शर्मा जी तो पूरे चुनाव के प्रभारी थे वहां। ये तो एक भी दिन घर नहीं गए हैं, एक भी दिन घर नहीं गए और बहुत गर्मी थी। मैं देख रहा था जैसे ही मैं यहाँ उतरता था सौरभ जी तो पूरी भीड़ लग जाती थी, वहीं से खटीमा में उतारना पड़ता था हेलीकॉप्टर, या कभी मैं रोड से जाता था तो वो राम सिंह कैड़ा जी कह रहे होंगे, ये जो हमारे वहाँ पर धूरा अमोड़ी मंडल के प्रभारी के नाते एक काम कर रहे थे। बगल में हमारे मोहनदा है, ये हमारे तल्ला देश में मंच तामली वाले क्षेत्र में, और बनबसा के इधर वाले क्षेत्र में हमारे फकीर राम जी फकीरदा, ये सब एक से एक लगे हुए थे। आ रहे थे सभी लोग, मोहन सिंह जी भी आए, मुन्ना दा भी आए, मनवीर जी, सब लोग, पुरस्कार काला जी की बड़ी ड्यूटी लगी थी, किरण जी तो वहीं की है। तो ऐसे मतलब बहुत लोगों का, मैं किस किस का नाम लूँ, हमारे केदारदा वहाँ बैठे हैं, ये भी अपना जो है, इनकी भी ड्यूटी नहीं लगी लेकिन ये भी ड्यूटी करके चले गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग, दिनेश भाई हमारे लगे थे, रोहिला जी आ रहे थे, जा रहे थे। अब मेरे को जहां जहां नजर जा रही है वैसे सभी लोग जो है कोई ना कोई आया ही था उसमें। सरिता दीदी भी वहां घूम रही थी पूरा, शांति दीदी, सब लगे थे वहां। और मैं कह रहा था सबसे, कुछ लोग यहाँ अजय जी के पास जा रहे थे, अजय जी से कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने हमको भेजा है। तो एक दिन इन्होंने मुझसे पूछा कि सब तो आपका नाम लेके आ जा रहे हैं वहां। मैंने कहा मैंने तो एक को भी नहीं कहा है कि जाओ, नॉट ए सिंगल। लेकिन अब मेरे से सब कह रहे थे, अब ये अजय जी भी नाराज हो रहे थे मुझसे, ये सोच रहे थे कि जो है मैं भेज दे रहा हूं और इनको मैं बता नहीं रहा हूं। तो एक दिन जब बात क्लियर हुई तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मंच से कह दूं, लेकिन अब ये बड़ा खराब लगता है कि मंच से मैं कहूं कि भाई तुम, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, प्रत्याशी हूं और तुम चुनाव में मत आओ। तो मैंने उनसे बड़े उससे कहा, मैंने कहा यहाँ गर्मी बहुत है और आप लोग परेशान मत होइए, यहाँ के कार्यकर्ता खुद ही जो है सब काम कर रहे हैं
और रहने की भी व्यवस्था नहीं है। सारे होटल जो है जितने टनकपुर में, बनबसा में, चंपावत में और लोहाघाट तक और खटीमा तक सारे होटल बुक हो गए। अभी वो कैलाश गहतोड़ी जी नहीं है, वो कह रहे थे कि जो है आप सबको जो है वहां निसास लग रहा है। वो कह रहे हैं कि जैसे जो है अब बिल्कुल सन्नाटा हो गया। आप लोगों ने इतनी चहल पहल जाकर वहां करी, तो मैं आप सभी का अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबका मैं आभारी हूं कि इतना प्रचंड बहुमत 94% मत, ये मुझे नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, हमारे कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को मिला मत है। और इस विराट जीत के लिए आज मैं इस मंच से अपने एक एक कार्यकर्ता को हृदय की गहराइयों से मैं सबका धन्यवाद करता हूं। हमारी ये विजय इस बात की साक्षी है कि सामान्य कार्यकर्ता का तप और त्याग किसी भी दल की आत्मा होती है। जैसा अजय जी ने बताया, रेखा जी ने बताया, आदरणीय दुष्यंत गौतम जी ने बताया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया और भी लोगों ने, सबने बताया कि एक एक कार्यकर्ताओं ने किस किस योजना से वहां पर काम किया है। किसी भी दिन भी उसमें गलतफहमी में काम नहीं किया कि हम तो चुनाव जीत रहे हैं। और जब हमारा कार्यकर्ता कोई चीज ठान लेता है तो कुछ भी काम उसके लिए असंभव नहीं है, कोई काम असंभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मूल आधार ही भारतीयता की प्रेरणा के साथ साथ जन सेवा करना भी है। और मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे आदर्शवादी और राष्ट्रवादी दल का सदस्य हूं। संगठन का अर्थ है सबको साथ लेकर चलना, सबका समन्वय करना, सबके साथ सुख में दुख में सब में खड़ा होना। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने एक एक कार्यकर्ता को प्रोत्साहन करती है, और वो प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात होती है, जिसके बारे में अजय जी आप सब लोगों से बार बार कह रहे थे, सुनने का आग्रह कर रहे थे, सबको कार्यक्रम के रूप में लेने को कह रहे थे, तो उसमें लगातार ये दिखाई देता है कि वो एक एक सामान्य कार्यकर्ता की किस प्रकार से चिंता करते हैं। और हमारे उत्तराखंड के साथ तो जिस प्रकार का उनका लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होता है, मन की बात का हो या कोई उनका अन्य कार्यक्रम हो, कोई लाभार्थियों का कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में उत्तराखंड को छूने का काम उनके द्वारा होता है। उत्तराखंड को हमेशा वो स्पर्श करते हैं, उनकी आत्मा हमेशा उत्तराखंड के साथ जुड़ी होती है। और मैं समझता हूं कि दुनिया का कोई ऐसा राजनीतिक दल होगा जहां इस पद्धति पर अमल किया जाता रहा होगा। निस्वार्थ सेवा ही हमारे संगठन का संकल्प रहा है, ये हमारी कार्यशैली भी है, और ये हमारे कामों से, जैसा हमने कोरोना महामारी के दौरान या कोई भी आपदा का समय आया हो, कोई विपत्ति का समय आया हो, कोई ऐसा समय आया हो जिसमें समाज के साथ खड़ा होना है, वहां पर सबसे पहले अगर कोई खड़ा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा हुआ है। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है, संगठन ही व्यक्ति है, संगठन ही भक्ति है, संगठित हर काम में एक अद्भुत शक्ति है। जब इरादे नेक हों, ध्येय सबके एक हों, लक्ष्य धारण कर आगे बढ़े, मन में हो बस यही आसक्ति। आज यहां से इस भव्य जो हमारा आज का ये संगठनात्मक कार्यक्रम हुआ है, हम सबको इसको लेकर आगे बढ़ना है। बहुत सारी बातें हम सब लोगों को हमारे नेताओं के द्वारा, हमारे पदाधिकारियों के द्वारा यहाँ से बताई गई है। हमें इसी प्रण को लेकर आगे बढ़ना है कि जन जन की आकांक्षाओं को पूर्ण करते हुए हमें उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 2025 जब राज्य का हम स्थापना दिवस मना रहे होंगे, राज्य के निर्माण का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से हैं और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उस दिशा में हम एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं।
धीरे धीरे कुछ व्यवस्थाओं को हम ठीक करने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमें आशीर्वाद और दायित्व जो भी हमें दिया है, उसे हम, जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, उस विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि मैं विकल्प रहित संकल्प इसलिए कह रहा हूं कि संकल्प में अगर कोई विकल्प आ गया, जब संकल्प में कोई विकल्प आ जाता है तो हमारा संकल्प टूट जाता है, रास्ते हमसे भटक जाते हैं, मंजिल हमारी दूर चली जाती है, सपने हमारे छूट जाते हैं। इसलिए संकल्प में विकल्प का ना आना ही संकल्प का सिद्ध होना है। इसलिए विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। हमारी सरकार का सिद्धांत है जन कल्याण, और हम कभी भी अपनी इस प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हटेंगे। जो आज मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक नया वर्क कल्चर आया है, एक नई कार्य पद्धति आई है, एक नई कार्य संस्कृति आई है, उसी का परिणाम है कि चाहे हम राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, प्रशासनिक क्षेत्र में हो, व्यापारिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, अगर हम काम नहीं करेंगे, अब शॉर्टकट नाम का कोई चीज नहीं है। शॉर्टकट कुछ नहीं, हमें अपने आप को खपाना होगा, लगाना होगा, और इस रास्ते में परेशानियां भी आएंगी, इस रास्ते में कई सारी मुश्किलें भी आएंगी। और मैं पीछे की कुर्सी में जाके बैठ गया, सबसे मुझे पता ही नहीं था क्या होने वाला है, और अचानक वहां से मुझे दायित्व दे दिया गया। ये इस बात का प्रमाण है कि आप सब लोगों में से भी जो लोग, सब लोग काम कर रहे हैं। मैं सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं, देखिए हमारे यहां सबके बारे में विचार होता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि कोई हमारे बारे में विचार नहीं कर रहा है, हमारे बारे में कोई सोच नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है। ये जो जिले में काम करते हैं उनको, जैसे आप सब लोग देखते रहते हैं ना, प्रदेश वाले लोग, वैसे ही जो प्रदेश में काम करते हैं उसको वहां ऊपर बैठे हुए लोग देखते हैं। और हमारे यहाँ अपने बारे में कोई तय नहीं करता कि मैं क्या बनने वाला हूं, मैं कहां जाने वाला हूं। हमारे यहाँ सब बैठे हुए एक से एक गुणी हैं। हर किसी का, जहां पर भी संगठन को लगेगा कि किसी का अच्छा उपयोग हो सकता है, वहां पर संगठन उसका उपयोग जरूर करता है। हमारे लिए सत्ता जनसेवा का एक माध्यम है, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप सभी की शुभकामनाओं से मुझे मुख्य सेवक का दायित्व मिला है। हमें इस प्रदेश के लोगों द्वारा देखे गए सपनों को अपना मानकर हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि इनकी पूर्ति के लिए दिन रात एक करना है, पूरी जी जान से खपना है। क्योंकि हम जितने लोग भी यहां बैठे हैं, किसी को भाषण की आवश्यकता नहीं है। आप तो स्वयं सब भाषण देने वाले हैं। क्यों धंधा, ये तो सब भाषण देने वाले हैं। क्यों विश्वास भाई, सब बताइए। यहां किसी को भाषण की जरूरत नहीं है। ये तो क्या है कि सब लोग भाषण इसलिए दे रहे हैं कि आप लोगों को बार बार याद दिलाया जा रहा है। जैसे हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाई जाती है, वैसे आप लोगों को जो है ये शक्ति याद दिलाई जा रही है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से हमें सत्ता मिली है, अब आप लोग सब लोग उसी प्रकार से हैं। ये नहीं कि मैं यहाँ मुख्य सेवक हूँ, मदन जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, अजय जी संगठन मंत्री हैं, हमारे मंत्रीगण बैठे हैं, सांसदगण बैठे हैं, सभी हमारे वरिष्ठ विधायकगण बैठे हैं, सब पदाधिकारी गण बैठे हैं।
अब हमारी स्थिति ये हो गई है, क्योंकि जनता ने हमको प्रचंड बहुमत दिया है, 2/3 बहुमत की सरकार दी है और मिथक तोड़ा है, तो आपकी स्थिति कैसी हो गई? जैसे आजकल लीची और आम के पेड़ों में जो है ना, लीची भी लगे हैं खूब, क्या है वो नीचे को हो रहे हैं ना, जिसमें लगे हैं तो झुक रहे हैं कि नहीं झुक रहे हैं? क्यों महाराज जी? तो वो भाल, जो फलों के जो भार हैं उससे झुक जाते हैं ना सब, तो बस आप सबकी स्थिति भी वैसी है। ये कोई, मैं यहां से बोल रहा हूं, ये मेरी कोई निजी यात्रा नहीं है। अरे भाई, इस बात पे ताली तो बजा दीजिए सब लोग। कोई खुश नहीं हो रहा है क्या इस बात से? क्यों तीरथ दा, मैं अच्छी बात बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं? मैंने इसलिए पूछा केवल तीरथ जी से कि तीरथ जी हमारे बड़े भाई है, मैंने पहले ही कहा, आप लोगों को सबको बता दिया, और मैं एक बार नहीं, ये मुझे बार बार कहते हुए अच्छा लगता है भाई साहब। अब हमें झुककर इस प्रदेश के प्रत्येक वंचित और पीड़ित के दर्द को अपना समझकर काम करना है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यथा यथाय तुष्यत तथा संतो यस्य तुम, अर्थात जिसकी हम सेवा करते हैं उसका सुख ही हमारा संतोष है। अतः हमें एक क्षण भी रुके बिना उत्तराखंड निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जो हमारे अमर शहीद हैं, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों का शहादत दी, अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का निर्माण करना है। आज कांग्रेस मुक्त भारत एक जुमला नहीं बल्कि एक सच्चाई बन गई है। जहां से भी कांग्रेस गई है, मैं अभी कल किसी से कह रहा था, कांग्रेस वाले क्या है कि सत्ता के पैरासाइट होते हैं। 5 साल इस बार सत्ता मिल जाती तो फिर 5 साल के लिए तैयार हो जाते। अब पैरासाइट को जब तक जो है पोषण मिलता रहता है तब तक वो जीवित रहते हैं। इस बार सत्ता चली गई, और जहां से भी सत्ता गई है, जिस राज्य में भी सत्ता गई कांग्रेस की, फिर वो 25 साल 30 साल जहां जहां भी आप देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, अन्य राज्य देख लीजिए, वो वापस लौट के नहीं आए हैं। यहां भी कोई लौट के आने की उम्मीद नहीं है। और उसका उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको। मैं कोई उसमें पार्टीबाजी की बात नहीं कर रहा हूं, और मैंने कहीं बोला भी नहीं। मैं हमेशा ये कहता था कि दूसरे दलों के लोगों ने भी मुझे अपनी सीट छोड़ने के लिए ऑफर किया, और ऐसे लोगों की संख्या 10 से कम नहीं थी। यहां बैठे हुए तो बहुत सारे लोगों ने कहा, उधर राम सिंह कैड़ा जी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि साहब, ये तो लिख के देके गए कि साहब मेरी विधानसभा भीमताल से लड़िए आप। चिट्ठी लिख कर गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम मेरे को देके गए। हमारे मोहनदा है, इसमें उन्होंने जागेश्वर में जाके भी सबसे कह रहे थे कि इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। चुनाव चल रहा था उस दौरान भी। फकीरदा कह रहे थे कि मैं भी सीट छोड़ देता, मैं छोड़ नहीं सकता। सरिता दीदी ने कहा मैं भी सीट छोड़ देती। मोहन सिंह बिष्ट जी ने, तमाम सब लोगों ने कहा। मैं सबका आभारी हूं। प्रमोद नैनवाल जी डॉक्टर हमारे यहाँ पर, इन्होंने कहा भाई साहब रानीखेत से आ जाइए। मैं आप लोगों का तो आभारी हूं, और आप लोगों का तो एक फर्ज भी था, कर्तव्य भी था कि आप लोग मेरे से कहते ही कहते। लेकिन उन लोगों ने भी कहा जो हमारी पार्टी में नहीं है, हमारे दल में नहीं है। वो इस बात का भी एक प्रमाण था कि उनके अंदर कितनी हताशा और कितनी निराशा है। सब कह रहे थे हम सीट खाली कर रहे हैं, भाइयों बहनों, लेकिन हमें अपने दल में रहते हुए, अधिक ओवर कॉन्फिडेंस में न जाते हुए, और अपने को साधते हुए, अपने को निखारते हुए, हम जितना कर सकते हैं हमें उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। और कांग्रेस की जो सबसे बड़ी भूल है वो है, वो जनता को कमजोर और खुद को ताकतवर समझते हैं। लेकिन जनता ने बता दिया कि असली ताकत उसके हाथ में नहीं है। असली ताकत कांग्रेस के हाथ में नहीं है, बल्कि जनता के हाथ में है। वो इस बात का प्रत्यक्ष हमारा जो परिणाम आए हैं, चाहे वो आम चुनाव के परिणाम आए या अभी चंपावत के परिणाम आए,
इस पार्टी ने परिवार के लिए देश तक को दांव पर लगाने पर काम किया है हमेशा, और हमेशा देश के साथ समझौतों पर समझौते किए हैं। एक कांग्रेस पार्टी है जो कई बार कहते हैं कि मोदी जी ने, अरे मोदी जी के इन 8 सालों के कार्यकाल में तो भारत जो है पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है, और 55 सालों तक एक पार्टी का शासन रहा है इस देश के अंदर, और उसमें से भी एक परिवार का शासन रहा है। और देश के अंदर जो गरीबी हटाने की बात करते थे, गरीबी कभी नहीं हटी। जिन गरीबों की गरीबी हटाने की बात करते थे वो गरीबी हटते चले गए। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कांग्रेस की देश विरोधी जो विचारधारा है उसके बिल्कुल उलट है, और मोदी जी के नेतृत्व में जो भी काम हुए हैं वो सारे के सारे काम, पहले जो योजनाएं बनती थी एक वर्ग विशेष के लिए बनती थी, कुछ लोगों के लिए बनती थी। आज जितनी भी योजनाएं बनती हैं वो गरीबों के लिए बनती हैं। आप देखिए, चाहे आज प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को घर मिल रहे हैं, उज्ज्वला योजना से लोगों के पता नहीं कितने घरों का 9 करोड़ लोगों के घरों का जो है आंसू पोंछने का काम हुआ है, धुआं हटाने का काम हुआ है। देश के अंदर आयुष्मान भारत योजना ने जहां लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज देने का काम हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में आम जनमानस से समझ चुका है भाजपा सरकार का मतलब है राष्ट्र निर्माण के लिए उचित निर्णय, सही नीति और स्पष्ट नियत। चुनाव के दौरान आप सब लोग गए, अभी यहां से बोल भी रहे थे सब लोग, कि लोगों ने हमें कैसे बताया कि उन्हें मुफ्त राशन ने उन्हें कैसे सहायता दी, कितने लोगों ने हमें बताया कि मुफ्त का उन्हें इलाज मिला, अनेकों लोगों ने बताया कि मोदी जी के कारण हमको पक्का मकान मिला और मुफ्त वैक्सीन लगने की सुरक्षा मिली। जो कहते हैं महंगाई बढ़ गई, अरे जहां देश के अंदर इतना बड़ा, दुनिया के अंदर इतनी वैश्विक महामारी आई, उस महामारी में भी देश के अंदर कोई काम नहीं रुका, सारे काम चलते रहे, सारे विकास के काम होते रहे। और वैक्सीनेशन भी, एक वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, दूसरी वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, तीसरी बूस्टर डोज के रूप में वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई। और केवल इंडिया के अंदर ही नहीं, भारत के बाहर भी 20 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन देने का काम जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। करोड़ों लोगों तक अनाज पहुंचा है, करोड़ों लोगों को टीका मुफ्त में लगाया गया, रसोई घरों से धुआं हटाया गया, हमारी सीमाओं को सुरक्षित बनाना हो, ये सभी कार्य पिछले 8 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण से ही, उनके तप के कारण से ही संभव हुए हैं। आज भारत विकसित देशों में न केवल उनके बराबरी पर खड़ा हो गया है, बल्कि उनकी आंखों में आंखें डालकर अपने हितों की भी बात करता है। पहले की और अब की तुलना में जो है इस प्रकार का अंतर आ गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आज कूटनीतिक संबंधों का भी एक नया अध्याय लिख रहा है, जिसमें भारत के हित सर्वोपरि होते हैं। किसी भी देश में मोदी जी जाते हैं तो पहले भी प्रधानमंत्री देशों में जाते थे, दुनिया के देशों में जाते थे, पता तक नहीं लगता था कि प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है। आज पूरी दुनिया में खलबली मची होती कि मोदी जी का आज जापान दौरा हो रहा है, मोदी जी का आज फ्रांस में दौरा हो रहा है, आज जर्मनी में दौरा हो रहा है, आज मोदी जी G24 में अपना भाषण दे रहे हैं। पूरी दुनिया टकटकी लगाकर देखती कि मोदी जी का एक्शन क्या हो रहा है। भारत का मान सम्मान इस प्रकार से दुनिया में बढ़ा है। वो समय अब बीत चुका है जब भारत को समझौते करने पड़ते थे। अब भारत समझौते नहीं करता है। जैसा अभी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी बता रहे थे कि गोली का जवाब गोली से दिया जाता है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि गोलों से दिया जाता है। ये किसके नेतृत्व में हो रहा है? मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। एक सैनिक पुत्र होने के नाते आप कल्पना नहीं कर सकते, मेरे लिए वो पल एक गौरव का पल होता है जब मैं किसी सैन्य परिवार से मिलता हूं और उनकी आंखों में मैं एक भारत के नेतृत्व के प्रति जो आत्मविश्वास दिखता है। मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत बन रहा है, एक ऐसा भारत बन रहा है जो दुनिया को दिशा देने का काम करेगा। वरना एक समय था जब हमारे सैनिकों को अपने बूटों के लिए, अपने जैकेट के लिए,
अपने अच्छे कपड़ों के लिए, जो -डिग्री तापमान में काम करते हैं, उसके लिए उनको बार बार कहना पड़ता था, लेकिन बार बार कहने के बाद भी उनको नहीं मिलते थे। ये सारा का सारा जो सेना के हमारे जवानों के लिए जो सुविधाओं की बात है, वो सुविधा देने का भी काम किसी के नेतृत्व में हुआ है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। बीते 8 सालों में दुनिया में भारत की असीम जनशक्ति को पहचाना है और एक नए भारत का निर्माण होते हुए देखा है। साथियों, आज देश में चाहे सड़कों का एक विराट नेटवर्क हो, जिन स्थानों तक सोचा नहीं गया था वहां तक रेल मार्ग बन रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम कितनी तेजी से चल रहा है। 2024 तक लोग ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की यात्रा रेल से करेंगे, जो एक सपने से कम नहीं है। मैं कई बार कहता हूं, जहां से आदरणीय तीरथ भाई साहब जहां के सांसद हैं, इनके लोकसभा क्षेत्र का एक गांव है घेस, कोई है उस क्षेत्र का, बलवीर है, कहते हैं जहां हुआ शुरू घेस वहीं हुआ खत्म देश। यही है ना आशा बहन जी? हाँ, घेस से आगे नहीं, जहां हुआ शुरू घेस वहीं खत्म हुआ देश। तो वो घेस के बच्चे एक बार देहरादून आए थे, आज से 5-6 साल पहले। एक बार विनोद कंडारी ने भी कोई कार्यक्रम चलाया था, पता नहीं विनोद कंडारी चला गया क्या। तो वहां के बच्चे आए थे, तो उन बच्चों से मैंने पूछा कि आप लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हो। तो उन बच्चों ने मुझे बताया कि हम IIP देखेंगे, हम सर्वे ऑफ इंडिया देखेंगे, हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी देखेंगे, हम ONGC देखेंगे, विधानसभा देखना है हमने, और सचिवालय देखना है। मैंने कहा और क्या देखना है? तो लास्ट में बोले रेल देखनी है। तो उन बच्चों ने प्रत्यक्ष रूप से रेल कहां से देखते हो, घेस के आने वाले बच्चे। तो जिनके लिए रेल देखना एक सपना था, एक आश्चर्य था कि साक्षात वो रेल देखें, अब वहां तक हमारी रेल जा रही है। और ये मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो रहा है। आम आदमी के लिए अब हवाई यात्रा महज एक हवाई ख्याल नहीं रह गया है। भारत केवल आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर ही नहीं सशक्त हो रहा है, बल्कि हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी पुनः स्थापित कर रहे हैं। उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। अब मैं लंबा जाऊंगा तो वैसे ही आप लोग लंबा हो चुका है, मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहता। मैंने पहले ही कहा कि आप लोग भाषण सुनने वाले नहीं हैं, आप तो सब लोग सुनाने वाले हैं, लोगों को बताने वाले हैं। लेकिन मैं केवल आपके स्मरण के लिए सब बातें आपके सामने कर रहा हूं कि जैसे देश के अंदर मनाया जाने वाला योग दिवस, जिसके बारे में भी अजय जी ने यहाँ से बताया कि योग दिवस के दिन हमें मंडलों पर कार्यक्रम करने हैं, उससे नीचे के कार्यक्रम करने हैं। धर्म, संस्कृति और हमारा अध्यात्म, इसके उत्थान का काल भी मोदी जी के आने के बाद आया है। और आज करोड़ों राम भक्तों की आस्था का प्रतीक राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है, और जल्दी ही हम रामलला के एक भव्य और दिव्य मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। मैं वहां गया था पहले 1999 में, मैंने वहां देखा कि रामलला टेंट के अंदर है। और आज मैं पिछले वर्ष अयोध्या गया, आदरणीय नरेश जी और मैं साथ साथ गए थे, तब हमने देखा कि वहां कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही है, कितने ड्रिल 100-100 फीट तक नीचे तक ड्रिल हो रहा है। उसके बाद उसका मंदिर का निर्माण हो रहा है। वो केवल हिंदुस्तान का नहीं, मैं तो कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान बनने वाला है। इसी प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में बाबा विश्वनाथ धाम का भी एक भव्य काशी और दिव्य काशी बन चुकी है। पहले वहां पर जाने के लिए एक सकरा सा रास्ता हुआ करता था, आज वहां जाने के लिए एक हाईवे जैसा 5 लाख लोगों का कार्यक्रम वहां पर हो रहा है। अभी योगी जी आए थे, बता रहे थे कि एक दिन में 1 लाख से भी ज्यादा लोग जो है वहां पर जो है दर्शन करते हैं। कोई शिव भक्त अगर बाबा को जलाभिषेक करना चाहता है या गंगा जी का जल चढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए पहले मार्ग नहीं होता था। आज लाखों शिव भक्त जो है रोज जो है बाबा विश्वनाथ जी को जो है जलाभिषेक कर रहे हैं। ये मोदी जी के नेतृत्व के कारण संभव हुआ है। इसी प्रकार से मोदी जी के विजन के फलस्वरूप हमारे उत्तराखंड में आपदा के बाद किस प्रकार से पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था केदार बाबा का, आज वह भी नया रूप ले चुका है। भव्य केदारपुरी और दिव्य केदारपुरी के दर्शन कर पा रहे हैं, और पूरी हिंदुस्तान से। अभी महाराज जी बता रहे थे कितने लाख आ गए महाराज जी?
25 लाख से ज्यादा लोग अभी तक दर्शन कर चुके हैं और अभी तो 1 महीना हुआ है, पूरी यात्रा बची हुई है। हमको मशक्कत करनी पड़ रही है, हमको मशक्कत करनी पड़ रही है रात दिन। मैं लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, टीवी पर अपील कर रहा हूं, अखबारों में हम लोग विज्ञापन दे रहे हैं कि आप जब तक आपका रजिस्ट्रेशन न हो, जब तक आपको रहने की व्यवस्था न हो, आपका जाने की व्यवस्था न हो, जब तक आप हमारा प्रशासन आपको अलाउ न करे तब तक आप वहां मत आइए। जब तक आपका स्वास्थ्य अलाउ न करे तब तक मत आइए। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों ये क्रीम बैठी हुई है पूरे उत्तराखंड की। हमारी पार्टी की भी क्रीम है, समाज की भी क्रीम है, हमारे प्रदेश की भी क्रीम है। तो आप सबके माध्यम से, और मैं बार बार टेलीविजन पर भी कह रहा हूं, मैं जितने कार्यक्रमों में जाता हूं यात्रा का मैं उल्लेख करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के प्रांगण से 5 नवंबर 2021 को उन्होंने कहा था कि ये आने वाला जो दशक है, ये 21वीं सदी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा। और उसकी शुरुआत हो गई है, उसकी शुरुआत हो गई उन्होंने कहा। और अभी जहां चारों धामों में आज जो है बिल्कुल कई गुना ज्यादा यात्री आ रहे हैं। उसके साथ साथ मैं पिछले दिनों नैनीताल गया था, मैं अन्य स्थानों पर गया, वहां देखा कि मैंने पैर रखने तक को भी जगह नहीं है। आने वाला दशक सचमुच उत्तराखंड का दशक होने वाला है। आज बद्रीनाथ धाम को भी विकसित करने का काम हमारा चल रहा है। 250 करोड़ रुपए की योजना वहां भी हमारी स्वीकृत हो गई है, उस पर भी बहुत तेजी से काम शुरू हो गया है। और दूसरी ओर मानस खंड कॉरिडोर, जो हमने अपने संकल्प के रूप में लिया है कि मानस खंड कॉरिडोर, हम इस पर भी शीघ्र ही कार्य प्रारंभ करेंगे। इसका प्रस्ताव भी हमने भारत सरकार को भेज दिया है, उस पर भी यहां पर तेजी से काम चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने राज्य में अपने दृष्टि पत्र पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। सरकार बनने के पहले दिन ही मदन कौशिक जी और अजय जी हमारे पास आए थे और पूरी सरकार को इन्होंने, वैसे तो हमें याद ही था, लेकिन ये स्मरण करवाने आए थे कि ये पार्टी का दृष्टि पत्र है, इस पर काम करना है और उस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। वो केवल हमारा दृष्टि पत्र, केवल घोषणा पत्र नहीं है, वो हमारा संकल्प पत्र है। उस संकल्प पत्र को हम धरातल पर उतारेंगे और इसकी हमने शुरुआत कर दी है। पहली मीटिंग में हमने, जैसे आप सब लोग पहले से कहते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कश्मीर के अंदर हम धारा 370 समाप्त करेंगे, 3 तलाक वाला कानून लाएंगे, ऐसे तमाम मुद्दे जो हम कहते थे वो मोदी जी के नेतृत्व में सब हो गए। 370 भी समाप्त हो गई, रामलला का मंदिर भी बन गया, 3 तलाक वाला कानून भी आ गया। देश के अंदर जो है एक बात और हम कहते थे कि समान नागरिक संहिता का कानून भी आना चाहिए, समान नागरिक संहिता का कानून आना चाहिए और उसकी शुरुआत हमने कर दी है। हमने चुनाव से पहले संकल्प लिया था, पता है ना सब लोगों को। मुझे डेट भी याद है, 12 फरवरी 2022 को हमने संकल्प लिया था कि उत्तराखंड हमारा जो है 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है। प्रत्येक परिवार से यहाँ सेना में कोई ना कोई है, कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है। यहाँ पर ये देवभूमि है, यहाँ पर हमारा धर्म, संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र है। यहाँ पर रहने वाले सभी के लिए, चाहे किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो। मुन्ना भाई साहब, आप तो उसके संविधान के भी विशेषज्ञ हो। तो हमने संकल्प लिया था, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने अपना संकल्प रखा था कि हम संकल्प लेते हैं कि हमारी नई सरकार बनेगी और नई सरकार के बनते ही, उसके शपथ ग्रहण होते ही हम सबसे पहले इसके लिए कमेटी का गठन करेंगे। और हमने सरकार के बनते ही सबसे पहले कोई काम किया तो हमने जो है कमेटी बैठाने का गठन लिया
हमारे सतपाल महाराज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, चंदन रामदास जी हैं, सौरभ बहुगुणा जी हैं, प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, सुबोध उनियाल जी हैं, धन सिंह रावत जी हैं, गणेश जोशी जी हैं, और कोई रह तो नहीं गया? रेखा जी, हाँ रेखा जी हैं। तो सब लोगों ने हमने एक सर्वसम्मति से कि नहीं, हम जो हमने संकल्प लिया है हमारी सरकार उसको जो है पूरा करेगी। आज हमने उसकी कमेटी का भी गठन कर दिया है और अगले कुछ माह काम करने के बाद कमेटी ड्राफ्ट बनाएगी, सबसे बात करेगी, सारे हितधारकों से बात करेगी, जो भी उससे प्रभावित होने वाले हैं। और उसका मैं एक छोटा छोटा आकलन पढ़ रहा था कहीं, उस आकलन में आया है 20% मुकदमे कम हो जाएंगे। 20% जो न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं, एक समान नागरिक संहिता आने के बाद 20% उन मुकदमों में कमी आ जाएगी। ये तो एक पक्ष है, और भी कई सारी चीजें होने वाली हैं उसके कारण से। तो इसकी शुरुआत हमने करी है और उसकी शुरुआत करवाने का श्रेय आपको जाता है, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को जाता है, क्योंकि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमें ये प्रचंड बहुमत दिया और हमने जो कहा उस पर उन्होंने मोहर लगाई और हम आगे बढ़ गए और हम लागू कर रहे हैं। हम देश के अन्य राज्यों से भी अपेक्षा कर रहे हैं, हम उनसे भी अपेक्षा कर रहे हैं कि हमने लागू कर दिया है, आप भी अपने अपने प्रदेशों में इसको लागू करिए। इसके अतिरिक्त जो अवांछित लोग हैं, जो यहां पर कई प्रकार के अपराध करते हैं, कई प्रकार की घटनाएं करते हैं, वो घटनाएं न करें। कई बार घटनाएं करने के बाद पता लगता है कि वो घटना कर गए। कोई उत्तर प्रदेश में कहीं पर दंगे किया हुआ होता है, कहीं कोई दूसरे प्रदेश से आया होता है, कोई हिस्ट्री सीटर रहा होता है, किसी पर रासुका लगी होती है, किसी पर गुंडा एक्ट लगा होता है, और ये तब मालूम चलता है जब हमारे यहाँ घटना करता है। इसको लेकर हमने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई है बहुत सख्ती से, हम उसको और सख्ती से करने वाले हैं। तमाम लोग उत्तराखंड छोड़ कर जा रहे हैं और मैंने अभी पता किया था, यहीं नैनीताल जिले में भी 25,000 लोगों का वेरिफिकेशन अभी तक हो चुका है। केवल नैनीताल जिले की बात कर रहा हूं, पूरे प्रदेश के अंदर हम इस प्रकार का वेरिफिकेशन चला रहे हैं। इसके साथ साथ धर्मांतरण को लेकर भी हम बहुत संवेदनशीलता से काम कर रहे हैं और ये भी हमारे समाज में घुन की तरह लगा हुआ है। हम सबको इस दिशा में भी काम करना है। जहां हमारे दूसरे संगठन काम कर रहे हैं वहां हमें भी इसमें काम करना है और धर्मांतरण के कानून को भी हम और सख्ती से लागू करने वाले हैं, जो हमारे यहाँ लागू है, और इसको हम मजबूत करने वाले हैं। 4 धाम यात्रा को उसका संचालन अच्छा हो, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इस बात का हम पूरा ख्याल रख रहे हैं कि कोई भी श्रद्धालु जो हमारे यहाँ आ रहे हैं उनको किसी भी स्तर पर कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इस बार ये रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं को आना, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। और मैं धन्यवाद करूंगा मदन कौशिक जी का और आप सब लोगों का कि आप लोगों ने आज अपने राजनीतिक प्रस्ताव में इस बात की सराहना भी की है। इस बात का आप लोगों ने हम लोगों को, सरकार को जो है प्रोत्साहन करने का काम किया है कि यात्रा अच्छी चल रही है, अच्छी प्रकार से उसकी व्यवस्था हो रही है। अपने संकल्प के अनुसार हमने जो 3 LPG के सिलेंडर, जो हमने कहा था कि 1 साल के अंदर हम 3 LPG के सिलेंडर मुफ्त में भरने का काम करेंगे, रिफिल करने का काम करेंगे, वो भी हमारी सरकार ने उस वायदे को भी जो है, उस घोषणा को भी, उस संकल्प को भी धरातल पर उतारने के लिए उसका शासनादेश जारी कर दिया है और उसके लिए हमने अलग से बजट की व्यवस्था कर दी है और 1,85,000 लोगों को, परिवारों को सीधे सीधे इससे लाभ मिलने वाला है। इसी प्रकार से जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने के लिए, चूंकि उत्तराखंड हमारा देवभूमि है, उत्तराखंड हमारा सैनिकों का भी प्रदेश है, वीरों का भी प्रदेश है, यह हमारी देवभूमि है, तो यहाँ पर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। और वो केवल कुछ लोगों के कहने से नहीं होगा, उसके लिए हमने पहले दिन एक ऐप हमने बनाया है 1064, एक नंबर हमने जारी किया हुआ है और वो नंबर आप सबके माध्यम से आम जनता तक जाना चाहिए, सामान्य जनता तक जाना चाहिए और उसके कारण से किसी की पहचान बताई नहीं जाएगी कि किसी ने 1064 में फोन किया है तो उसकी पहचान बताई जाएगी कि उसने किसी की शिकायत की है। उसके माध्यम से हमने कई सारे लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। जो भ्रष्टाचार के मामले आए हैं उस पर यथासंभव जो कार्रवाई हो सकती तत्काल हो रही है। कई सारे मामले अभी सर्विलांस में हैं।
भाइयों बहनों, हमारी सरकार जनता के किए हुए हर वायदे को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और हम इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। चाहे कोविड काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया गया हमारे लिए 205 करोड़ रुपए का पैकेज हो, या निःशुल्क जांच योजना के माध्यम से हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग ने 207 प्रकार की जांचें उसको मुफ्त में करने की हमने व्यवस्था की है। जहाँ एक तरफ हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एम्स ऋषिकेश का संचालन चल रहा है, जहाँ पर हजारों लोगों की ओपीडी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ यहीं कुमाऊं मंडल के लिए हमारे उधम सिंह नगर में ही एम्स का भी शिलान्यास हो चुका है। शिक्षा हो, खेल हो, महिला सशक्तिकरण हो, आशा हो, ग्राम पंचायत सहित अन्य कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाना हो, सैनिकों का, स्वतंत्रता सेनानियों का पेंशन बढ़ाना हो, ये सभी कार्य इस बात के प्रमाण हैं कि हमारी सरकार अंत्योदय के अपने लक्ष्य के पाने के लिए पूरी तरह से गंभीर है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुझे आपका स्नेह हमेशा यूं ही मिलता रहेगा और हम सब मिलकर उत्कृष्ट उत्तराखंड का निर्माण करेंगे, उत्कृष्ट और आदर्श उत्तराखंड बनाएंगे। साथियों, मैं अपने हाल के निजी अनुभवों के आधार पर आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से बहुत धन्यवाद करता हूं और एक बात अंत में कहते हुए कि देखिए, हम सब लोग, यह हमारा एक परिवार है और हम में से जो भी काम करेगा, यहां पर देखिए इतने सारे सीनियर लोग बैठे हैं। भाई साहब, देर तो हो ही गई है, 2 मिनट और ले लेता हूं। मैं दुष्यंत भाई साहब से थोड़ा सा वो कर रहा हूं, रेखा दीदी थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर इतने सीनियर लोग बैठे हैं, हमारे बंशीधर भगत जी हमारे गार्जियन हैं यहाँ पर, महाराज जी हमारे गार्जियन, नरेश जी यहाँ पर बैठे हैं, प्रेमदा हमारे, खैर हम तो साथी थोड़ा सीनियर ही हैं हमारे सब लोग, मैं तो सबसे छोटा हूँ, बिशनदा हमारे वहाँ पर हैं, आप सब लोग हैं ही हैं। देखिए, जब किसी के भाग्य में जब माथे में लकीरें होती हैं, कोई माई का लाल उसको छीन नहीं सकता है। सब जो है कोई बदल नहीं सकता है, कोई बदल नहीं सकता है। बस, और ये आप देख लीजिए कैसे कैसे घटित होता है, भगवान का चक्र चलता है। अब ये हमारा परिवार है, सबका भाग्य तय है, हम लोगों को एक दूसरे से प्रेम रखना है। ये हमारा ऐसा परिवार है कि अरे भाई, हम ही लोग तो हैं, एक दूसरे के सुख में खड़े होंगे, दुख में खड़े होंगे, और हमारे लोगों में तो आपस में ये होना चाहिए कि अगर एक दिन भी हमारी बात नहीं हुई ना किसी से, तो हमारे यहाँ कहते हैं उदास लगना ना, ऐसा होना चाहिए कि आज क्या छूट गया, क्या रह गया। और बाकी जो देखिए काम जो करता है उसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी को कुछ नहीं बताना है कि मैं काम कर रहा हूं। जो काम करने वाला है उसका काम अपने आप दिखेगा। हर किसी का काम बोलता है, अपने आप बोलने से कुछ नहीं होगा। और जैसे पानी है ना, आप लोगों में से कोई, अब तो सुस्ती मेरे ख्याल से मेरे बोलने के बाद खत्म हो गई ना। आप लोग सोच रहे होंगे मैं कितनी जल्दी भाषण खत्म कर दूं, यही सोच रहे क्या? पानी है, चलता रहता है, देखिए चलता रहता है। जो पानी चलता है, सौरभ क्या बात है, खुश हो रहे हो नहीं हो रहे हो? अब ऐसे भाषण कम ही सुने होंगे, तुम भी सोच रहे होगे कि जो है पुष्कर भाई जो है ये आज क्या क्या बोल रहे हैं, कहाँ से क्या आ गया इनके दिमाग में। पानी जो चलता रहता है तो सबके काम आता है, कहीं सिंचाई के काम आता है, कहीं पीने के काम आता है, कहीं नहाने के काम आता है, कहीं आचमन के काम आता है। और जो पानी रुक जाता है गड्ढे में, क्या होता है? बदबू आने लगती है। आती कि नहीं आती बदबू?
तो इसलिए पानी को अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत मान लीजिए और चलते रहिए हैं। चलते रहेंगे तो मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, हैं, पद भी मिलेगी, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, पहचान भी मिलेगी। तो मैं आप सबका पुनः एक बार सबका स्वागत करते हुए सब उत्साह के साथ, और हमने अजय जी ने, मदन जी ने, आदरणीय दुष्यंत जी ने, रेखा जी ने, सब लोगों ने तय किया है, सभी कार्यकर्ताओं को कुछ न कुछ किसी न किसी दिशा में काम मिलेगा, सबको काम मिलेगा। जहां भी होगा किसी को संगठन का मिलेगा, किसी को कहीं और का मिलेगा, सब लोग काम पर लगेंगे, सब काम पर लगेंगे। तो मैं आप सबका पुनः स्वागत, और इस बम्पर जीत के लिए, प्रचंड बहुमत के लिए, जो हमें 2/3 बहुमत मिला है, और साथ में चंपावत की भी जो जीत मिली है, जो एक रिकॉर्ड आप सब लोगों ने बनाया है, इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।